आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार और बहुत-बहुत अभिनंदन। लघु कथा की गोष्ठी जैसे होती है वैसी होती रहे, यही आप सबसे और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मैं थोड़ा-सा लघु कथा के बारे में कहती हूँ, तब तक शायद सर भी आ जाएँगे कि मेरी नज़र में जो मैंने अपनी किताब में लिखा था कि लघु कथा एक कस्तूरी जैसी विधा है, कि जो अंदर अनकहा रह जाता है, उसकी महक ही लघु कथा है। मेरी कुछ कथाएँ कस्तूरी जैसी है। मुझे ये महक जब महसूस हुई तो मुझे लगा कि इस पर लिखना चाहिए। कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं जिनके ऊपर लगता है कि अगर हम जी, लिखेंगे अपने उद्गार तो हो सकता है कि दूसरा पढ़ेगा तो शायद उसके जीवन में भी कोई चेंज आए। इस ये मेरा ऐसा मानना है और मैं आप सभी के विचारों का भी स्वागत करती हूँ। अ, आज की गोष्ठी शुरू करने के लिए मैं हमारी प्यारी-सी निवेदिता जी को बुलाती हूँ तो कि वो आएँ और अपने वक्तव्य से हम सभी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आइए, निवेदिता जी आपका बहुत-बहुत जी। स्वागत है। हार्दिक आभार अपर्णा जी। जय माँ शारदे। जय माँ शारदे। एक माह की प्रतीक्षा के बाद आज का दिन आ गया, जिसमें हम लोग लघु कथा गोष्ठी के लिए एकत्रित होते हैं। और इसमें मैं सबसे पहले अभी अपने अध्यक्ष आचार्य ओम नीरव दादा का अभिनंदन करती हूँ। वो अभी जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन जुड़ ही जाएँगे थोड़ी देर में। और ओम नीरव दादा के लिए कहेंगे कि वो कविता लोक के संस्थापक हैं, छंदों के विशारद वो हैं और गीतिका विधा के प्रतिष्ठापक हैं। तो ऐसे व्यक्ति का हमारा समूह संरक्षण पा रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इसका इस लघु कथा गोष्ठी का संयोजन प्यारी सखी अपर्णा गुप्ता करती हैं। अच्छे-अच्छे समीक्षक चुन के लाती हैं, हम लोगों को बांधे रहती। आपका हार्दिक स्वागत। और संचालन, इसके लिए तो मंजू सक्सेना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है कि आपका संचालन हर एक व्यक्ति को उसकी विशेषताओं से उद्बोधित कराता रहता है और उसकी त्रुटियों को त्रुटि न बता के एक सफलता का, एक सराहना का प्रयास करने के लिए करता है प्रेरित। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे आज की लघु कथाओं के समीक्षक आदरणीय संजीव आहूजा जी का मैं स्वागत करती हूँ। हार्दिक स्वागत संजीव आहूजा जी आपका। आप बाराबंकी से हैं। आपने संजीव आहूजा जी के वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन एक छोटा-सा परिचय मैं आज आपका देती हूँ कि संजीव आहूजा जी आप बाराबंकी से हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक किया है और लगभग 10-12 वर्षों से कविता एवं लघु कथाएँ लिख रहे हैं। और इतने कम समय में ही आपकी लेखनी ने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी और इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। आपको हार्दिक अभिनंदन, बधाई आपको। आपकी बहुत सारे प्रकाशन भी हो चुके हैं। मैं कुछ का नाम लूँगी, जिसमें सबसे पहले कि आस-पास से गुज़रते हुए लघु कथा संकलन में लघु कथाएँ आपकी हैं। सहोदरी लघु कथा 1-2 में कुछ लघु कथाएँ हैं। और सिर्फ ये नहीं, बालमन की लघु कथाएँ में भी लघु कथाएँ आपकी हैं। मतलब हर तरह की, हर मनस्थिति की, हर उम्र की आपने लिखी हैं, आपकी लेखनी चली है। समकालीन प्रेम विषयक लघु कथाएँ में भी हैं और एकाक्ष काव्य संकलन में आपकी कविताएँ आई। उपलब्धियाँ बताऊँगी तो आपका नाम स्वयं उपलब्धि है, तो तब भी कुछ मैं अपने साथियों के लिए बताऊँगी, जिसे कहा जाता है ना कि कुछ निशान रह जाने चाहिए। तो स्टोरी मिरर द्वारा आपको लिटरेरी कैप्टन की उपाधि दी गई है। अर्णव प्रकाशन द्वारा काव्य श्री अर्णव सम्मान मिला है। श्री नर्मदा प्रकाशन द्वारा काव्य शिरोमणि सम्मान, राजल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट संस्थान जोधपुर द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान, जो कि 2018 में मिला, 2018 में। और नर्मदा प्रकाशन द्वारा ही काव्य गौरव साहित्य सम्मान भी मिला है। साहित्य श्री अर्णव सम्मान मिला। इस तरह से बहुत सारे सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। ऐसे समीक्षक को पा करके आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। और अपनी सभी लघु कथाकार साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और
आज के संचालन के लिए मैं आदरणीय मंजू सक्सेना जी का स्वागत करती हूँ कि आप आइए और आज का कार्यक्रम शुरू कीजिए। हार्दिक स्वागत मंजू जी। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी। हमारे आचार्य जी भी आ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार है और विलंब की क्षमा प्रणाम चाहता हूँ। दादा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और जैसा कि अभी निवेदिता श्रीवास्तव जी ने बताया कि आज हमारे समीक्षक संजीव आहूजा जी हैं और अध्यक्ष तो हमारे आचार्य जी हैं ही, और हम सब साथियों की अभी एक दूसरे की लघु कथाएं सुनेंगे। हमारे बीच में श्रेष्ठ लघु कथाकार अनिता रश्मि जी भी उपस्थित हैं और बाकी भी सब श्रेष्ठता की श्रेणी में ही आ रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूँ, ऐसा तो ये कर ही चुकी हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आचार्य जी की अनुमति चाहती हूँ। बहुत सुंदर सौभाग्य है, इतने समर्थ लघु गीतिकाकार और समीक्षक के बीच में गोष्ठी प्रारंभ हो रही है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाओं के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि संचालन प्रारंभ करें। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले माँ शारदे का नमन वंदन करती हूँ और अपने इस लघु कथा वाचन के लिए सबसे पहले मैं नीता शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। नीता शर्मा जी बहुत ही अच्छी लघु कथाएं लिखती हैं, बिल्कुल सटीक लघु कथाएं इनकी होती हैं। तो आज देखें हम ये क्या नया विषय लेके आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय मंजू जी। बहुत अच्छा लगता है, मैं सच में बहुत इंतजार करती हूँ। सारे प्रोग्राम अपने कैंसिल रखती हूँ कि मेरे ये लघु कथा गोष्ठी जो है ये मेरी किसी तरीके से भी मिस ना हो। तो आप सबको, जितने मंच पे उपस्थित हमारे आचार्य जी, आदरणीय संजीव आहूजा जी, बाकी सभी को मेरा नमन। और आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। तो मेरी आज की लघु कथा है दोहरे मापदंड। ये एक व्यंग्यात्मक कहानी लघु कथा लिखने की कोशिश की है और मैं चाहूंगी कि मेरी समीक्षा तो खैर हमारे आदरणीय समीक्षक जी अच्छे से करेंगे ही। दोहरे मापदंड। तेरी इतनी विचार कि मेरे बेटे को थप्पड़ मारे, निकल यहाँ से कलमुही। फिर दोबारा पैर रखा मेरे घर में तो हाथों के साथ पैर भी तोड़ दूंगी तेरे। गुस्से में लाल पीली हो गोमती अपनी बहू को घसीटते हुए दरवाजे से बाहर निकाल रही थी। अपने बेटे को नहीं देखा कितना मारा उसने मुझे? बहू रोते हुए बोली। चुप कर, तो तू अपने मर्द पर हाथ उठाएगी क्या? दहाड़ी गोमती। मोहल्ले के सब लोगों की तरह पड़ोसन मीना भी इस तमाशे को का आनंद ले रही थी, क्योंकि जब से गोमती का बेटा शराब में धुत होकर घर लौटा था तब से उनके घर में मारपीट और लड़ने झगड़ने की आवाजें आ रही थी। अरे कृष्णा, लगता है गोमती के अपनी बेटी को पढ़ाए पाठ को बहू ने भी याद कर लिया था। व्यंग भरे आवाज में अंदाज में मीना बोली। वो क्या रही? कौतुक भर उठा कृष्णा में। अरे याद नहीं तुझे क्या? उस दिन जब उसकी बेटी झगड़ कर आई थी पति से तो उसको यही उपदेश दिया था गोमती ने कि दोबारा मार खाकर मत आना मेरे पास, उल्टे एक तमाचा लगाकर आना उसके मुंह पर। और देख ले, आज जब गोमती के पढ़ाए उसी पाठ को बहू अमल में लाई तो कैसे घायल शेरनी बन गई गोमती। जोर से ठहाका मारकर हंस दी दोनों सखियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी। मैं अब अपने आज के समीक्षक संजीव आहूजा जी से मैं निवेदन करूंगी। संजीव आहूजा जी बहुत अच्छे लघु कथाकार हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनको समीक्षा में भी बहुत अनुभव है और
उनको एक जोधपुर के RBNDS जोधपुर द्वारा समीक्षाधीश सम्मान भी मिल चुका है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है बहुत बहुत कि बधाई। ऐसे बहुत समीक्षक आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे एक साथी हैं, लेकिन वो सब उन्होंने लघु कथाओं की बहुत अच्छे से नब्ज पकड़ी हुई है, उसकी बारीकियों को बहुत अच्छे से जाना हुआ है। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय संजीव आहूजा, आपका माइक बंद है आहूजा जी। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत ज्यादा तारीफ हो गई, मैं उतना काबिल नहीं हूँ जितना तारीफ सबने कर दी। सबके लिए बहुत 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 धन्यवाद। नीता शर्मा जी की कथा, नीता शर्मा जी हमेशा ही बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत ही सटीक लिखती हैं। उनकी आज की लघु कथा दोहरे मापदंड भी उनकी उसी कड़ी में एक और एडिशन है। बहुत सुंदर सटीक लघु कथा, सारे मानकों पे खरी उतरती हुई। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये बताने की कोशिश करी है कि एक स्त्री का माँ के रूप में क्या नजरिया होता है, क्या सोच होती है, और एक सास के रूप में कैसे वो अपने नजरिए को एकदम बदल लेती है, विपरीत हो जाता है। और शीर्षक भी उन्होंने बहुत सटीक दिया है, दोहरे मापदंड। एक आखिरी पंक्ति की मेरे को लगता है कोई आवश्यकता नहीं थी। जोर से ठहाका मारकर दोनों सखियां हंस दी, क्योंकि कथा तो वहीं पे संपूर्ण हो गई कि घायल शेरनी बन गई गोमती। उसने सब कुछ कह दिया, बाकी सब कहने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया लघु कथा नीता शर्मा जी, आप बधाई के पात्र हैं। आपने बहुत सही सटीक शुरुआत करी आज की गोष्ठी की। बहुत बढ़िया गोष्ठी कथा से। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर लघु कथा। और अब मैं सुधा आदेश जी का आदेश था कि उनको जल्दी पढ़वा दिया जाए, क्योंकि उनको कुछ काम से जाना है। तो मैं उनके आदेश को पालन करते हुए उन्हीं को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। सुधा आदेश जी। हमारे बीच में सिद्धेश्वर जी भी आ गए हैं, अभी शायद वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, ऑडियो नहीं जुड़ पा रहा है उनका। विजय कुमार मौर्य भी आ गई, उनका भी अभिनंदन है। सुधा आदेश जी, स्वागत। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुधा जी। अब आ रही है? हाँ, धन्यवाद आपका, मुझे मंजू जी आपका मुझे मंच पर बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। मैं मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय मित्रों का अभिनंदन करते हुए अपनी लघु कथा पेश कर रही हूँ। शीर्षक है, आवाज बहुत कम आ रही, मुझे यार थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर दीजिए अपना। वॉल्यूम तो मैंने पूरा तेज कर दिया है। अच्छा, ठीक है ठीक है। शीर्षक है पैकेज। डॉक्टर ने जब नवीन को उनके अभिन्न मित्र दिनेश की मृत्यु की सूचना दी, तब वह अस्पताल में उसकी बेटी सीमा के साथ ही था। माँ थी नहीं। भाई विनायक के अमेरिका में रहने के कारण वही पिछले 15 दिनों से ICU में भर्ती अपने पिता की देखभाल कर रही थी। पिता की मृत्यु की सूचना पाकर वह फफक कर रो पड़ी। उसने उसे समझाते हुए विनायक को सूचना देने के लिए कहा। सीमा की बात सुनकर विनायक ने कहा, सीमा, मैं नहीं आ पाऊंगा। भाई आ जाओ, वह हमारे पिता हैं, कोई अजनबी नहीं। अंतिम समय में भी उनकी निगाहें तुम्हें ही ढूंढ रही थी। हम फ्रीजर बॉक्स में उनकी देह को रखवा देंगे। आज के समय में इतना भावुक होना ठीक नहीं है। वीडियो कॉल के द्वारा तो मैंने उनसे बात कर ही ली थी। अब जब वह नहीं रहे, तब सिर्फ रस्में निभाने के लिए मैं अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। हाँ,
जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो तो वीडियो कॉल कर देना, जिससे मैं उन्हें श्रद्धांजलि दे सकूं। सीमा ने फोन काट दिया। विनायक का फोन कई बार आया पर उसने नहीं उठाया। अनकहे ही नवीन सब समझ गए थे। इसी बेटे के लिए दिनेश ने न जाने कितनी बार अपनी और सीमा की इच्छाओं को सूली पर चढ़ाया था। सिसकती सीमा को ढाढ़स बंधाते हुए अंतिम क्रिया करवाने का पैकेज करवाते हुए वह सोच रहे थे कि काश रिश्तों का भी कोई पैकेज होता। पैसों की चकाचौंध ने आज इंसानियत को हरा दिया था। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। आदरणीय संजीव आहूजा जी से निवेदन करूंगी कि वो इसकी समीक्षा कर दें। आपका माइक बंद है। ठीक है। सुधा आदेश जी की लघु कथा पैकेज एक समसामयिक लघु कथा है। ये आजकल के समय में एक आम बात हो गई है। आज के व्यस्त जीवन में लोग रिश्ते, भावुकता, इन सब को केवल किताबी बात समझते हैं। प्रैक्टिकली अपने आप की अपनी व्यस्तता के आगे किसी और को कुछ नहीं समझते। माता पिता, भाई बहन सब सेकेंडरी हैं। अपना काम पहले है, अपना मकसद पहले है। उसी को दर्शाती हुई इनकी लघु कथा पैकेज बहुत ही बढ़िया लिखी है, बहुत कसी हुई, सही तरीके से लिखी हुई। आज की पीढ़ी, मॉडर्न पीढ़ी जिसे कहते हैं, वो सेंटिमेंटल लोगों को सेंटिमेंटल फूल समझती है। ये दर्शाती हुई इनकी लघु कथा बहुत सही, सटीक, बधाई की पात्र हैं आप सुधा आदेश जी। आपने बहुत बढ़िया लघु कथा लिखी। धन्यवाद। बहुत सुंदर विषय आपने लिया। और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रत्ना वापली जी को आमंत्रित करती हूँ। थोड़ा सा अस्वस्थ भी है। स्वागत है। रत्ना वापली जी। लघु कथा पढ़ने से पहले ही मैं आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारी मोबाइल कुछ खराब हो गई थी, तो लघु कथा ऐसे ही हमने लिख दिया। उसमें फुल स्टॉप, कॉमा और क्या कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा हुआ देना चाहिए था, वो दे नहीं पाई। वो हम गलती अपनी मानते हैं। इसके अलावा फिर ये लघु कथा जो है मेरी 2 साल पहले लिखी हुई थी, कोरोना के समय की। तो अब समझ नहीं आया था, टाइम नहीं था, फिर हमने इसी को पोस्ट कर दी। आप लोग से इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लघु कथा सुनिए हमारे लिए। सन 1920 की घटना के परिप्रेक्ष्य में ये कहानी। हे संहार के देव, मेरे पतिदेव, नवरात्रि का समय आ रहा है। भक्तजन मेरा आह्वान कर रहे हैं धरती पर पुनः पूजन अर्चन के लिए पर इस वर्ष मैं पूजा अर्चन के लिए धरती लोक पे नहीं जाना चाहती। आश्चर्यचकित हो भगवान शंकर ने कहा, क्यों देवी, क्या बात है? हर वर्ष तो तू धरती पे अपना मैका बनाते हुए वहां जाने के लिए तत्पर रहती है। इस बार क्या हुआ? इस बार मैं अभिशप्त हूँ प्रिय। जो भी कहना हो खुलकर बताओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताती हूँ। पिछले वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ मेरी पूजा हो रही थी। भक्तजनों को भोग खिलाया जा रहा था। तभी पास गुजरते हुए क्षुधार्त भिक्षुकों की एक टोली घुसकर माता का भोग मुझे भी मिल जाए की आशा लेकर पंडाल में घुस गई एवं भोजन मांगने लगी। पर वहां के वॉलंटियर ने उन्हें देखते ही डांट मारकर भगा दिया, क्योंकि स्वयं को संभ्रांत कहने वाले कुछ लोग इस पर अपनी आपत्ति कर रहे थे। तभी भूख से व्याकुल एक भिखारी ने कहा, माँ, तेरी इस सार्वजनिक पूजा में मुझे इतना तिरस्कार मिला। जा रही हूँ मैं नारी होकर तुझे अभिशाप देती हूँ कि 2 वर्ष तक तेरी पूजा ही नहीं होगी। अब आप ही बताए देवो कि देव, मनुष्य का दिया हुआ ये अभिशाप मुझे ग्रहण करना चाहिए या नहीं? अभिशाप चाहे मनुष्य का हो या बेजुबान पशु का, वो लगता जरूर है। यही वजह है कि धरती पर आज कोरोना का आतंक मचा हुआ है और सार्वजनिक पूजा का बहिष्कार हो रहा है। देवी बोली, चलो अभिशाप की अवधि समाप्त होने पर मैं महिषासुर मर्दनी के साथ साथ कोरोना संहारक भी कहलाई जाऊंगी।
शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। नमस्ते। धन्यवाद रत्ना जी। और अब मैं पुनः आदरणीय संजीव आहूजा जी से आग्रह करती हूँ कि वो इसकी भी समीक्षा करें। आदरणीय रत्ना बाबली जी को नमन। आप हमेशा ही एक नया सा विषय लेकर के आती है और आज भी कोरोना संहारक के रूप में आप एक बहुत बहुत दिल को छूता हुआ विषय लेके आई हैं। भगवान भी सच्चे निश्चल भक्त के अभिशाप से डरते हैं। श्राप तो नहीं कहना चाहिए, पर हाँ, भक्त की भक्ति से आत्मविभोर होकर उससे दूर, उसके मन से दूर, उसके प्रेम से कैसे दूर होना नहीं चाहते। बहुत ही बढ़िया नपी तुली लघु कथा और बहुत ही अच्छे विषय पर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करी हुई, जो हर एक के मन को छुएगी। वास्तविकता में कोरोना में सब परेशान थे और कई बार कई परिस्थितियों में ऐसा होता था कि भगवान से ऐसे कह दे, भगवान को ये कर दे। आदमी कह नहीं पाता है पर अपने मन में सोचता जरूर था। आपने उसको शब्दों में यहाँ पे उतार दिया। बहुत बेहतरीन लघु कथा। आपको पुनश्च नमन। धन्यवाद। धन्यवाद। सिद्धेश्वर जी आ गए हैं। अब उनका माइक भी शायद कनेक्ट हो गया, ऑडियो से कनेक्ट हो गए हैं। सिद्धेश्वर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ, अब आ रही है। ठीक है। तो अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुषमा सिन्हा जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। सुषमा सिन्हा जी भी लघु कथाएं नए नए विषय पे होती हैं और बहुत खोज के लाती हैं। मैंने इनकी काफी लघु कथाएं पढ़ी हैं, हालांकि अभी हमारे समूह में नई आई हैं, लेकिन बहुत अच्छी लघु कथाएं होती हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा सुनाएं। जी धन्यवाद। मेरी लघु कथा का शीर्षक है तरकीब। मोहन बाबू के दोनों बेटे बड़े शहर में सरकारी नौकरी में थे। एक बेटी जिसकी शादी अच्छे घर परिवार में हुई थी, खुद भी सरकारी नौकरी में थे, अच्छा पेंशन मिल रहा था, सो दोनों पति पत्नी के लिए संतोषप्रद था। बेटों से बोल रखे थे, पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, जब आवश्यकता होगी तो बोल दूंगा। दोनों हमेशा फोन से माँ बाप की खोज खबर लेते रहते। धीरे धीरे कर जब बच्चे इस त्योहार में भी घर नहीं आने का कोई न कोई बहाना करने लगे तो माँ का दिल कचोटने लगता। माँ कह उठती, बेटे को इतनी भी फुर्सत नहीं है। बेटे माँ बाप से बहुत दूर नहीं तो करीब भी तो नहीं थे। इस बार दिवाली के बहुत पहले ही मोहन बाबू ने दोनों बेटों के कमरे की मरम्मत और रंग रोगन के नाम पर पैसे मांगे। दोनों ही पैसे भेज दिए। पत्नी को यह सब अटपटा सा लगा, क्योंकि सच झूठ बोलकर पैसे मांगे जा रहे थे। मोहन बाबू भी बच्चों के न आने से उदास रहते। वह अपना आइडिया पत्नी को बताने लगे, देखो दोनों को घर से लगाव ही नहीं है, तभी तो नहीं आते। ऐसे भी जो चीज सहज और सुगम मुफ्त में मिल जाए उसको महत्व ही कौन देता है। जिस दिन इस घर में उनके पैसे की एक भी ईंट लग जाएगी, फिर देखना कैसे घर से लगाव हो जाता है। क्योंकि आजकल के बच्चे हैं, किसी का किया तो भूल सकते हैं मगर किसी को दिया हुआ नहीं भूल सकते। धन्यवाद। बहुत सुंदर कहानी लघु कथा। और अब मैं फिर पुनः आग्रह है संजीव आहूजा जी से। सुषमा जी सिन्हा जी की कथा तरकीब, मुद्दा तो बहुत बहुत बढ़िया उठाया है। आजकल के व्यस्त जीवन में जहां बेटा बहू दोनों कमाऊ हो, इस तरह की परिस्थितियों का सामना अक्सर करना पड़ता है। माता पिता
बच्चों के कुछ पल के साथ के लिए तरसते हैं और बच्चे अपनी व्यस्त दिनचर्या में अपने लिए थोड़ा सा आराम का वक्त खोजते हैं। इन्हीं दोनों के टकराव में सामंजस्य बिगड़ने लगता है। लेखिका ने एक राह सुझाई है, काश इससे लाभ मिल सके, कि एक ईंट भी लग जाएगी बच्चों के पैसे की तो उनका शायद यहाँ पर आकर्षण बढ़ जाए। पर प्यार अगर आकर्षण होता है तो वो स्थायी होता है। आर्थिक आकर्षण मेरा जहां तक ख्याल है स्थायी नहीं होता, वो टेम्पररी ही रहता है, कुछ क्षणों के लिए। वैसे आज की हकीकत भी ये है कि किसी का किया तो भूल सकते हैं मगर किसी का दिया नहीं भूल सकते। बहुत सटीक पंक्ति है। पर एक सवाल मन में उठ रहा है कि क्या माता पिता भी किसी की कैटेगरी में ही आते हैं? माता पिता तो माता पिता होते हैं। पर लघु कथा अपनी जगह पे बहुत सही है, बहुत सटीक है, बहुत सारे सवाल उठा रही है, जो कि एक अच्छी लघु कथा का लक्षण है कि जिसके अंदर से दूसरी लघु कथा पैदा हो। इसमें से एक आध लघु कथा निकल सकती है। इसलिए बहुत बधाई आदरणीय को, बहुत अच्छी लघु कथा लिखी। आज एक के बाद एक सारी लघु कथाएं बहुत अच्छी आ रही है। समीक्षक अच्छे हैं तो लघु कथाएं तो अच्छी आएंगी। और ये सही बात आप कह रहे हैं कि इस लघु कथा में से बहुत लघु कथाएं, कई लघु कथाएं निकल सकती हैं। और ये हमारे इस गोष्ठी का सबसे अच्छा एक पहलू भी है कि हमें इसमें सबकी लघु कथाएं जब हम सुनते हैं तो हमारे बहुत सारे नए विचार आ जाते हैं, क्योंकि उन्हीं लघु कथाओं में से हम कुछ, एक तो हम पुरानापन छोड़ देते हैं कि भाई ये तो हम लघु कथा सुना चुके हैं लोग, तो हम इसी विषय पे क्यों लिखें। तो और दूसरे नए नए विचार भी, और उसी या फिर उसी विचार पे, उसी विषय पे कुछ नयापन लेके हम लोग फिर लघु कथा लिखते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पे सुन लेते हैं कि ये लघु कथा ऐसे लिखी हुई है तो हम उसका तेवर ही बदल देते हैं। तो पुराना विषय होकर भी नए तेवर में हमारी लघु कथा आ जाती है, तो इससे हमको बड़ा फायदा होता है। ये गोष्ठी इसलिए भी बहुत अच्छी है। और समीक्षक अगर बारीकियां जब निकालते हैं तो और भी ज्यादा हमारे दिमाग की बत्तियां खुलती हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आहूजा जी आपको, बहुत अच्छी समीक्षा आपने की। और अब इस क्रम में मैं हमारे बीच में पहली बार आई हैं त्रिशला मिश्रा जी। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। मंच के सभी सदस्यों को मेरा और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं इससे पहले भी दीदी लास्ट मंथ भी मैंने अपनी एक लघु कथा पढ़ी थी। तो आज की मेरी लघु कथा का शीर्षक है आज का रावण। तरु के हाथ तेजी से बर्तन मांजने में लगे हुए थे। आज उसे काम पर आने में देर हो गई थी। सुबह से उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। वो अपनी 12 साल की बेटी रजनी को भी अपने साथ लाई थी, जिससे उसे काम में थोड़ी मदद मिल जाए। उसकी बेटी कई दिनों से उससे दशहरा देखने की जिद कर रही थी। तरु आज पहली बार अपनी बेटी को अपने साथ काम पर लाई थी। बर्तन मांजते हुए सोच रही थी आज साहब से थोड़े पैसे भी एडवांस में मांग लेगी और शाम को रजनी को दशहरा भी दिखा लाएगी। तरु अपना पूरा काम खत्म करके बरामदे में आती है। उसे मालूम था कि साहब इस समय चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पढ़ रहे हों, लेकिन बरामदे में कदम रखते ही वह चौंक उठती है, क्योंकि उसकी नजर साहब पर पड़ती है, जो लगातार उसकी बेटी रजनी को घूरे जा रहे थे, जो उनकी नजरों से अनभिज्ञ पौधों में पानी डाल रही थी। तरु को देखकर साहब हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन खुद को संभालते हुए कहते हैं, अरे तरु, तुम अपनी बेटी को भी अपने साथ लाया करो, तुम्हें काम में मदद मिल जाएगी। और कहते कहते वो रजनी के कंधे पर अपना हाथ रख देते हैं। तरु तेजी से अपनी बेटी को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, नहीं साहब, इसकी अभी पढ़ने की उम्र है, और बिना एडवांस मांगे हुए तेजी से बाहर निकल जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, क्या रावण मर गया है? ये रावण आज भी जिंदा है, सीता की अस्मत का हरण करने के। नमस्कार। सुंदर। आहूजा जी आप इसकी समीक्षा करिए।
एक मिनट, वो आज के रावण के त्रिशला मिश्रा जी की लघु कथा बहुत ही खूबसूरती से शुरू हुई और बहुत ही खूबसूरती से खत्म हो गई। बहुत ही अच्छी लिखी, बधाई की पात्र हैं आप। धन्यवाद सर, आपका बहुत। आपकी कथा में बहुत अच्छे से आपने ये दिखाने की कोशिश करी कि एक माँ कैसे कैसे निगाहें पढ़ लेती है कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है। हर माँ, वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, वो ये समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और वो अपनी बेटी को उससे बचाने की कोशिश करती है। जी। मेरे ख्याल से आपका जो एक सेंटेंस है, क्या रावण मर गया है, यहीं पे कथा समाप्त कर दीजिए। एक बढ़िया सी पंच लाइन है और यहीं पे खत्म, इससे सब कुछ व्यक्त हो गया। जी जी। सीता की अस्मत वाली बात लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आखिरी पंक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत बढ़िया लघु कथा। धन्यवाद सर, बहुत। बहुत सुंदर लघु कथा। हालांकि विषय पुराना है लेकिन इसका तेवर नया है, नए नए उसमें आपने करा है, बहुत अच्छा। उसकी समीक्षा भी बहुत सुंदर हुई। उसके लिए मैं आपको और समीक्षक महोदय दोनों को ही साधुवाद देती हूँ। और अब मैं रश्मि लहर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। सभी को सादर प्रणाम, समृद्ध मंच को नमन। आज हम अपनी लघु कथा शुरू करते हैं दीदी। मेरी लघु कथा का शीर्षक है चेयरमैन साहब। हर समय खी करती रहती है। लोग उसे नहीं छेड़ेंगे तो क्या मुझे छेड़ेंगे? जरा सा हाथ ही तो पकड़ा था, शिकायत करने पहुंच गई मैडम। कहते हुए सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी के चेयरमैन ठहाका लगाकर हंस पड़े। तभी उनका मोबाइल बजा। उनकी पत्नी रोते हुए उन्हें घर बुला रही थी। जल्दी आइए, राधा बिटिया ने कुंदन ड्राइवर को इतना मारा है कि वो अधमरा होकर गाड़ी के अंदर पड़ा। मुझे डर है कि कहीं वो मर न जाए। कहते हुए पत्नी रो पड़ी। पर हुआ क्या था? कुंदन ने गाड़ी से उतरती राधा का हंसते हुए हाथ पकड़ लिया। क्या? कहते हुए चेयरमैन साहब के माथे पर पसीना आ गया। धन्यवाद। क्षमा करिएगा मुझे जी, मैं सुन नहीं पाई इनकी, जो कुछ जाना पड़ा। एक मिनट, मैं आहूजा जी से निवेदन करूंगी कि वो इसकी समीक्षा करें। रश्मि लहर जी की कथा, लघु कथा चेयरमैन साहब, बहुत बढ़िया, बहुत नपी तुली कथा। आजकल आरोपी भी चेयरमैन बन सकता है किसी भी संस्था का, ऐसी संस्था का भी जिसके लिए वो पूर्णतया नाकाबिल हो। सिर्फ उसके पास जुगाड़ होना चाहिए। एक तो ये बात महसूस करा रही है ये लघु कथा। दूसरी बात, जब किसी और की बात हो तो इंसान उस बात को मजाक में लेता है, हंसी करता है, ठठोली करता है। पर वही परेशानी अगर स्वयं पे पड़ जाए तो पसीने छूटने स्वाभाविक ही है। पर क्या ये सही है? ऐसे आदमी को हमें चेयरमैन बनाना चाहिए, इसका सवाल उठता है। और क्या हमें दूसरे की विपत्ति में
उसको भी परेशानी समझना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया सधे हुए ताने बाने के साथ दोनों मुद्दे पाठक के मन को बेधने में सक्षम है। पर एक मेरे को ऐसा लगता है, इसका शीर्षक चेयरमैन साहब की जगह कुछ और सोच के रखिए तो ज्यादा तीखी हो जाएगी, मतलब एकदम परफेक्ट हो जाएगी। चेयरमैन साहब भी सही है, मतलब उसमें कोई वो नहीं है, पर जी मेरे सर। ख्याल से इसकी आपके जो कथानक है उसके अनुरूप कुछ लिखिए ठीक है, शीर्षक, तो वो ज्यादा बढ़िया हो जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत अदरवाइज आभार, बहुत खूबसूरत लघु कथा लिखी आप। सादर आभार, बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद आहूजा जी। रश्मि जी भी हमेशा अच्छी नया एक विषय खोज के लाती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। और इसी क्रम में मैं अब हमारी बहुत वरिष्ठ और अनुभवी लेखिका और देश की चर्चित, एक तरह से कहना चाहिए, मैं अनीता रश्मि जी को आमंत्रित करती हूँ, जिनकी लघु कथाएं मैंने पढ़ी हैं और वो छाई हुई हैं, बहुत सुंदर लेखनी है। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है, बहुत अच्छा लिखती वाकई में। अनीता जी आपका माइक बंद है। सभी को नमस्कार। छाई हुई वाली बात नहीं है बस लिखती हूँ और कुछ नहीं। लघु कथा का शीर्षक है आस्था। टूटे फूटे कटे छीजे मास्टर साहब अंतिम सांसें गिन रहे थे। जीवन के कई रंग देखते सहते झेलते पतझड़ आ गया था। उन्हें लगा जीवन नीरस है, दुखों से भरा है, संघर्षों से तोड़ने वाला है, मनुष्य पर आस्था और विश्वास को कम करने वाला है। टूटन की तमाम बातों ने उन्हें घेर लिया था। एकाएक आदमी कमरे में आकर उनके पैर छूने लगा। सर, पहचाना? वे चौंक कर देखी। मैं आपका स्टूडेंट हूं, आपने मुझे मुफ्त में पढ़ाया था। थोड़ी सी पहचान उभरी। आजकल मैं कलेक्टर बन यहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आपने इतनी अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए, नहीं तो मैं अभी जूते ही सिलता रहता। वह पुनः पैर छूने लगा। उनकी अधमूंदी आंखों में भूर का उजास भर गया। वे आंखें खोल टकटकी बांध नए सूर्य की चमकदार रश्मियों को देखते रहे। फिर से जीवन पर, संस्कार, नैतिकता पर उनका विश्वास जमने लगा। सबसे ईमानदार कलेक्टर मेरा शिष्य? वाह! और उनकी कब की बेचैन, तकलीफ से तड़पती, हताश वृद्ध आंखों में विश्वास का विरवा अंकुरित हो उठा। धन्यवाद। शीर्षक आस्था। मैं अनीता रश्मि, रांची से। बहुत सुंदर। अभी हमारी रश्मि लहर जी ने सुनाई थी और उसी क्रम में अनीता रश्मि जी ने रश्मि बिखेरी है। तो मैं संजीव आहूजा जी से फिर आग्रह करती हूँ कि वो इनकी लघु कथा की समीक्षा करें। सौभाग्य से मेरी बड़ी बहन का नाम भी रश्मि। दोनों रश्मि दीदियों को प्रणाम। यहाँ उपस्थित दोनों, मेरे लिए आप दोनों बड़ी बहन की तरह ही हुई। रश्मि जी, आपकी लघु कथा बहुत ही सुंदर है। हताश वृद्ध आंखों में विश्वास का बिरवा अंकुरित हो उठा। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति लगी मुझे ये आपके। वास्तविकता में निराशा में आशा का नवांकुर महसूस कराती हुई सकारात्मक लघु कथा है। आज के माहौल में जहां सब कुछ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, आज के जमाने में जहां पद पाने के बाद लोग रिश्ते नाते तक भूल जाते हैं, ऐसे माहौल में एक ऐसा गुरु है जो मुफ्त में पढ़ा सकता है, और एक ऐसा शिष्य भी है जो उस गुरु की शिक्षा के महत्व को पद प्रतिष्ठा पाने के बाद भी नहीं भूला। बहुत खूबसूरत ताने बाने के साथ लिखी गई आपकी लघु कथा आस्था।
बधाई की पात्र हैं आप। नकारात्मक विचारों में सकारात्मक ऊर्जा देने वाली लघु कथा आस्था। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जरूरत भी है सर। आज वाकई में सकारात्मकता की ही जरूरत है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी इस लघु कथा गोष्ठी में हमें सारी कहानियां, जितनी भी लघु कथाएं वाचन होती हैं, वो सभी उसमें सकारात्मकता का पुट देखने को मिलता है। जैसे हमारे अगर निराशा भी कहीं पे है तो वो आशा में बदल जाती है। किसी की तबीयत भी खराब हो अगर इस समय, तो भी अच्छा लगने लगता है उसको। तो ये मैं रत्ना वापली जी से भी कह रही हूँ, उनका वो अस्वस्थ थी, आज उनको अच्छा लग रहा होगा। जी बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं इस क्रम में विजय कुमारी मौर्य जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। धन्यवाद मंजू जी। आवाज ही सकारात्मकता का संदेश देती है। मंच को नमन, आहूजा जी को प्रणाम, मंजू जी को प्रणाम, आदरणीय ओमलीरो भाई जी को प्रणाम और सिद्धेश्वर जी को भी प्रणाम। सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी लघु कथा पढ़ती हूँ, जिसका शीर्षक है जागरूकता। ये कैसी दिवाली, एकदम सोनी सोनी, ना बम ना पटाखे, सारे बच्चे कहाँ चले गए। गोवर्धन, दीनदयाल और सभी मोहल्ले वाले अपने अपने लड़कों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। तभी अपने घर से परसू निकलकर बाहर आए और दीनदयाल से बोले, भाई परेशान ना होइए। अरे कैसे ना परेशान हुए, हमारा लड़का त्योहार के दिन गायब है और तुम कह रहे हो परेशान ना हो। तब तक कुछ लोग और आ गए, सबकी वही चिंता थी। आपस में सब फुसफुसा रहे थे। लगता है इस परसू को सब कुछ पता है कि लड़के कहाँ गए हैं, चलो चलकर पूछते हैं। इस बार सारे मतभेद भुलाकर सबके घरों के दीपक एक हो गए थे, समाज से, देश से दिल का अंधकार मिटाने के लिए। उनका कहना था कि छोटे छोटे जीव जो इतने तेज धमाकों से डर कर कहीं भाग कर छिप जाते हैं और कई कई दिनों तक खाना भी नहीं खाते, यह सब बहुत बड़ा पाप है। इन जीवों पर दया करनी चाहिए। इसलिए सबने मिलकर तय किया है कि इस बार दिवाली में हम लोग बम पटाखे जलाकर धरती पर प्रदूषण नहीं फैलाएंगे और जो पैसा अब तक इन चीजों पर खर्च होता रहा है, वही पैसा उठाकर हम लोग निहायत गरीब बच्चों पर खर्च करेंगे। जो बच्चे बचपन से किसी मजबूरीवश काम के बोझ तले दब जाते हैं, पढ़ नहीं पाते या अच्छी पढ़ाई के लिए इधर उधर भटकते हैं, आज सभी वर्गों के बच्चों का काफिला इस नेक काम के लिए उन गरीब बच्चों को मिठाई और खुशखबरी देने। धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। दीपावली के आने वाली है और आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। मैं आहूजा जी से आग्रह करूंगी कि वो इस लघु कथा की समीक्षा करें। आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी की लघु कथा जागरूकता एक बहुत अच्छे, एक क्या दो बहुत अच्छे विषय आपने लिए। दो मुद्दे लेके आप चली हैं शुरू से ही। एक तो जीवों पर पटाखों और प्रदूषण का दुष्प्रभाव और दूसरा गरीब बच्चों की पढ़ाई। दोनों ही विषय बहुत ज्वलंत हैं और इस वक्त तो समसामयिक भी हैं। दोनों विषय अपने आप में संपूर्ण है। आपकी लघु कथा बहुत अच्छी है, इसमें कोई कमी नहीं है, सब तरह से संपूर्ण है। केवल एक ही कमी है कि लास्ट में कोई पंच पंक्ति नहीं आई। कुछ ऐसा एक सेंटेंस आता जो पूरी कथा का तत्व लिए होता तो ये बहुत सटीक लघु कथा बन जाती।
आपके दो मुद्दे हैं, दोनों मुद्दों पे अलग अलग लघु कथा भी लिखी जा सकती है। आपकी ये लघु कथा बहुत संपूर्ण है। थोड़ी मारक पंक्ति ऐड करिए इसमें कुछ सोच करके, जिससे और थोड़े से इसके तेवर तेज हो जाए। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर समीक्षा आहूजा जी। सब आप प्रोत्साहन के साथ उनकी जो भी कमियां भी हैं वो भी बड़े प्यार से बता रहे हैं। तो किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कमी है, उसको लग रहा है कि भाई मुझे इसको सुधारना है थोड़ा। हाँ मंजू जी, बहुत अपनापन और बड़े प्यार से बहुत अच्छी बहुत तरीके अच्छी से। समीक्षा कर रहे हैं। तो बहुत मैं बहुत धन्यवाद अब सर। इस क्रम में मैं नलिनी जी को आमंत्रित करती हूँ। नलिनी जी अपनी लघु कथा का वाचन करें। हमें नए नए विषय मिल रहे हैं। जी, सादर धन्यवाद। समृद्ध मंच को नमन करते हुए सुधी रचनाकारों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है मन की पीड़ा। सुन मेरे सोना, इधर तो आ। दादी बड़ी लालसा और दुलार से अपने 4 वर्ष के इकलौते पोते को बुला रही थी, उसे अपने अखबार में कस के भींच के दुलरा लेने के लिए। वे उसके आगे आगे घूमकर बलाएं ले रही थी, पर पोता उनके पास फटक भी नहीं रहा था। जब भी बेटा बहू अमेरिका से वीडियो कॉल करते तो दादी लाड़ दुलार में भर उसे वीडियो में से खींच कर अपने कलेजे से लगा लेना चाहती, पर यह संभव ही कहाँ था। वो भी सबको हेलो करके फर्ज अदायगी करके खेलने भाग जाता। दादी की आंखें बार बार ये सोचकर नम हो जा रही थी कि 3 वर्षों की कठोर प्रतीक्षा के बाद आज ये दिन आया भी तो मैं अपने पोते को दुलरा भी नहीं सकती। मेरे 2 बोल भी वो क्या समझ पाएगा। काश मेरे बेटे बहू ने बच्चे को भी हिंदी भाषा सिखाई होती तो आपस में हम इतने सुंदर व अनमोल पलों को जीने से वंचित तो न होते। उनके मुख से धीरे से निकला, आह कैसे बात करूं तुझसे, मैं क्या जानूं गिट पिट अंग्रेजी। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इस विषय पे आहूजा जी कुछ अपने विचार देंगे। हाँ, ये भी एक ज्वलन समस्या है। करती हूँ। हाँ हाँ। बहुत ही सुंदर लघु कथा मन की पीड़ा, एक दादी की व्यथा को व्यक्त करती सुंदर लघु कथा। विदेश में जन्मे बच्चे अपनी मातृभाषा से परिचित नहीं, दूसरी तरफ देशी दादी दिल में अथाह प्यार समेटे पर जताए कैसे, उसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं। बहुत ही खूबसूरती से ये लघु कथा भी 2 संदेश देती है, एक व्यक्त जो पढ़ने मात्र से समझ में आ रहा है, दूसरा सांकेतिक। माता पिता अपनी भाषा अपने संस्कार देने में असमर्थ रहे, साथ ही दादा दादी का पोते को सही तरीके से परिचय कराने में भी असमर्थ रहे। फोटो के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए या खाली समय में बातचीत के जरिए बच्चे के मन में दादा दादी नाना नानी के लिए प्यार उत्पन्न किया जा सकता था, पर बच्चों ने शायद प्रयास ही नहीं किया। अब जब बच्चा मिले तो पहचाने कैसे, समझे कैसे। वास्तविकता में ये व्यस्तता है या लापरवाही, सवाल उठाती हुई लघु कथा बहुत बेहतरीन। आप बधाई की पात्र हैं नलिनी जी, बहुत ही खूबसूरत। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपने हमारे अध्यक्ष आचार्य ओम नीरव जी का भी आभार प्रकट करती हूँ कि आज वो अस्वस्थ होते हुए भी हम लोगों के बीच में इतना टाइम दे रहे हैं, और उन्हीं के एक बरगद की छांव में जैसे सब फलते फूलते रहते हैं, वैसे ही हम लोग सब जो हैं उनके ही अध्यक्षता में सब नए नए विषय ले लेके आ रहे हैं। तो मैं अब उनका आभार प्रकट करती हूँ, और अब मैं जिज्ञासा सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा पढ़े।
मंच को सादर प्रणाम, नमन और वंदन। आवाज आ रही है मंजू दी? दादा को प्रणाम और संजीव आहूजा जी को सादर अभिनंदन। दीदी को तो प्रणाम मेरा है ही है। और मैं अपनी लव कथा पढ़ती हूँ, जीवन दर्शन। बैसाख में फसल घर में सुरक्षित रखने के बाद दूजी मुखिया फिर अपने गांव के मजदूरों को लेकर कमाई करने शहर पहुंचे और बिल्डिंग के प्रांगण में डेरा डाल दिया। दिन भर मजदूरी और शाम को अपना अपना चूल्हा, अपना अपना खाना। दूजी खाना नहीं बनाते, उन्हें सारे मजदूर अपने में से कुछ ना कुछ देते हैं, जिससे उनका भोजन हो जाता है। 25 से 30 मजदूरों को साथ लिए दूजी वर्षों से अनवरत ऐसे ही अपने समाज के जीवन यापन में लगे हुए हैं। झुग्गियों में धुआं उठना बंद हो गया। सब अपनी थाली सजा गोल चक्कर बनाकर भोजन करने बैठ गए। कोई दूजी को बुढ़ऊ कह चटनी दे रहा, कोई मंगता कहकर सब्जी दे रहा, कोई खुशटऊ कह रहा, कई तो कामचोर की संज्ञा दे दूजी की थाली सतरंगी कर रहे। मैं प्रोजेक्ट का इंजीनियर ये दृश्य देख हैरान होकर एक दिन दूजी से पूछ बैठा कि ये कल के लड़के एक रोटी के लिए तुम्हारी ठिठोली करते हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगता? दूजी हंसते हुए बोले, अरे साहब, ये ठल्ला है ठल्ला। मैं उस अनपढ़ इंसान के जीवन दर्शन पर हैरान था। धन्यवाद। आहूजा जी कुछ इस पर अपने विचार प्रकट करिए, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय जिज्ञासा सिंह जी एक नया मुद्दा लेकर एक बहुत सुंदर लघु कथा लिखी है। जीवन यापन के लिए खेती का काम समाप्त करके पूरे दल सहित मजदूरी करना, उसमें हंसी ठिठोली भी करना, थोड़े में भी बांट कर खाना। गरीब अपनी जिंदगी को कितना आसान बना लेता है। पर उन्हीं में एक नेता भी है। नेता के गुणों से परिपूर्ण दूजी मुखिया अपना मतलब यानी मुफ्त की रोटी, बिना मेहनत की रोटी खाने के लिए स्वयं को बुढ़ऊ, फूसट, कामचोर कहलवाने में भी शर्म नहीं महसूस करता। दो अलग अलग बातें कितने सशक्तपूर्ण तरीके से व्यक्त कर दी। जनता जानती है कि नेता हमें बेवकूफ बना रहा है, पर फिर भी बन जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी मतलब सद रहा होता है। बहुत सुंदर, बढ़िया तरीके से लिखी हुई लघु कथा। बधाई हो। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लघु कथा ऐसी थी जो थोड़ा सा शब्दों में संशय पैदा कर रही थी, लेकिन आपके जो समीक्षा ने इसको बहुत अच्छा रूप दे दिया, बहुत अच्छे तरह से उसको विस्तार से बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी एक बार आदरणीय जिज्ञासा सिंह से पूछना पड़ा, क्योंकि अंत के सेंटेंस ये ठल्ला है ठल्ला, इसका अर्थ मैं नहीं समझ पा रहा था। तो मैंने जिज्ञासा सिंह से पूछा, मैंने कहा ये ठल्ला का क्या मतलब हुआ? रीजनल लैंग्वेज सबके समझ में नहीं। आंचलिक भाषा है ये, किसी इस विशेष जगह की। अब मैं सिद्धेश्वर जी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि बहुत एक स्वयं ही बहुत सारे ग्रुप समूह चला रहे हैं लघु कथा के, और लघु कथा में तो वो बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं। लघु कथा में भी और काव्य में, हर एक विधा में ही काम कर रहे हैं। मतलब इनको असली, जैसे एक कलाकार होता है जो हर फन में माहिर होता है, गाने में लिखता भी है और एक्टिंग भी करता है, और चित्रकारी भी। मतलब ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि काव्य भी लिखते हैं, गद्य भी लिखते हैं, लोगों को प्रोत्साहन भी करते हैं, और दिन रात इसी कार्य में अपना लगे हुए हैं। अपने रेलवे से अवकाश प्राप्त करने के बाद उनका एक ही ध्येय है कि साहित्य को किसी तरह से हम आगे बढ़ाएं, और उसमें भी विशेषतया लघु कथा को। तो मैं ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें और हम लोगों को कुछ नया सुनने का आनंद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू सक्सेना जी, और आपके मंच को, साथ ही आज के अध्यक्ष और आज के जो समीक्षक हैं, उन सभी को मैं सादर
अभिवादन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं भी आप लोगों के बीच का एक छोटा सा साहित्यकार हूँ। आपने थोड़ी सी आत्मीयता में थोड़ी सी बड़ी परिचय दे दिया, तो हम आपको बहुत बहुत नमन करते हुए और अपने एक लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो बिल्कुल नई लघु कथा है। और लघु कथा का शीर्षक है बेटा बेटी एक समान। बेटा बेटी एक समान। यार, तुम आज भी किस विचारधारा में जी रहे हो? 21वीं शताब्दी में आ गए, लेकिन अब भी तुम्हारी सोच बदली नहीं। बेटा और बेटी में फर्क महसूस करते हो? बेटी जन्म ली थी तब तुम्हारे चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। आज बेटे के जन्म पर खूब धूमधाम से जश्न मना रहे हो। अरे यार, बेटा की बात ही कुछ और है। तुम लाख मन को मना लो, लेकिन बेटा पाने की खुशी को दबा ना सकोगे। बेटी के जन्म लेते ही वेतन में से 1000 रुपए की कटौती शुरू कर दिया था मैंने, और अपने बैंक खाते में हर महीने आज भी जमा कर रहा हूं, ताकि उसके जवान होते ही उसकी शादी में लाखों रुपए दहेज देने का बोझ अचानक मेरे सिर पर ना आ पड़े। लेकिन अब बेटा के जन्म लेने से थोड़ा सुकून मिला है दिल को। बोझ कुछ हल्का महसूस कर रहा हूं। बेटी की शादी में जो बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा ना, बेटे की शादी में वो खाली बैंक बैलेंस फिर से तो भर जाएगा ना। अरे, जमाना इतना आगे बढ़ गया, फिर भी तुम दहेज लेने की बात करते हो। यह तो कानूनी अपराध है भाई। अरे, सिर्फ सरकार और कानून की नजर में। हकीकत में तो दहेज पहले से भी अधिक लिया और दिया जाने लगा है। शादी के ताम झाम में भी पहले से अधिक खर्चा बढ़ गया है। साग सब्जी फूल फल की तरह दूल्हा बाजार में दूल्हा का भाव भी तो कई गुना बढ़ गया है। नेता एवं कानून वाले और सरकारी हुक्म चलाने वाले भी अपनी बेटी की शादी में करोड़ रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं, तो फिर हम आम जनता उससे कैसे बच सकेंगे? बोलो। थोड़ा रुक कर दम भर सांस लेते हुए राकेश ने अपनी बात पूरी की। अरे यार, सरकार, कानून, आदर्श, नैतिकता, इन सब की बातें छोड़ो। ये सारी बातें सिर्फ कहने सुनने में अच्छे लगते हैं। जिस तरह रेडियो में रोज रोज बजने वाला सरकारी विज्ञापन अच्छा लगता है, बेटा बेटी एक समान, इसका तुम रखना ध्यान। मैं तो कहता हूं, कानून हो या सरकार, दिखाने और खाने के दांत अलग अलग होते हैं। जी, मैं आहूजा जी कुछ विचार उस पे अपने प्रकट करिए। मैं आप निष्पक्ष होके। आदरणीय सिद्धेश्वर जी को सर्वप्रथम प्रणाम। इतने अच्छे लेखक, कवि, चित्रकार, एक्टर, हरफन मौला व्यक्ति की कथा की समीक्षा करने को मुझे मौका मिला। मैं इसी से बहुत ज्यादा गौरवान्वित फील कर रहा हूँ, और पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ कहीं कोई गलत बात कह जाऊं तो। ना, अरे बाप रे, आप समीक्षा का वारे आज है। पूरी कथा का सार एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इसको आदरणीय ने अपने हिसाब से कथा में पंचपंक्ति की तरह से यूज किया है, इस्तेमाल किया है, और बात बिल्कुल सत्य भी है। बात बिल्कुल सत्य भी ऐसा ही होता है। कथनी करनी में बहुत फर्क होता है। सरकार है या व्यक्ति विशेष हो तो भी बहुत फर्क होता है। अहम मुद्दा कथा का, आमतौर में हम लोग बेटे बेटी में फर्क महसूस करते हैं। आज के जमाने में भी करते हैं, ये गलत है। दोनों को अगर हम समान शिक्षा, समान अधिकार, समान अवसर दें तो बेटियां भी ऊंचाइयां छू सकती हैं, हमारे कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं। पर एक सामान्य मान्यता ये है कि बेटा बेटी में फर्क रहता ही है। कथा बहुत सटीक संदेश देती है कि दोनों को समान अवसर दीजिए, दोनों को समान रखिए, और आप जो कहिए और वो करिए, कथनी और करनी एक ही रखिए। इसलिए, पर मुझे एक चीज गुस्ताखी है, शीर्षक थोड़ा सा अगर कुछ और आकर्षक होता तो ज्यादा अच्छा होता। बेटा बेटी एक समान एक साधारण सी बात लग रही है, इसको थोड़ा सा तीखा कर सकते हैं। जितनी बढ़िया लघु कथा है उसको और भी
बढ़िया तेवर दे देगी अगर इसका शीर्षक थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल। अदरवाइज बहुत खूबसूरत लघु कथा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आहूजा जी। और अब मैं चलती हूँ अब इस समूह के संयोजक और स्वागताध्यक्ष की तरफ। मैं निवेदिता श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ जिन्होंने इस समूह में सबका स्वागत किया था। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। हार्दिक आभार मंजू दी। प्रबुद्ध मंच को नमन करती हूँ और मैं अपनी लघु कथा प्रस्तुत करती हूँ। लघु कथा का शीर्षक है कील। स्वागत। कील ऐसी चीज जिसका कि कोई ध्यान नहीं जाता, उस पर लिखा है। तो देखिए लघु कथा है कि तृषा को परेशान देख अन्विता उसको जबरन ही पार्क में ले आई थी, परंतु तृषा गुमसुम सी अपनी ही सोच के फन उठाते प्रश्न सर्पों के दंश से घुटन अनुभव करती, रह रहकर छटपटा जाती थी। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो तथाकथित इंसानों को पहचान ही नहीं पाती और चली जाती। बेबस सी अन्विता ने तृषा का हाथ पकड़कर झकझोर दिया। ये क्या है त्रिशु, जब तुझे यूं ही घुटते रहना है, मुझसे बात ही नहीं करनी है, तब मैं तेरी समस्या समझ कैसे पाऊंगी और समाधान कैसे निकालूंगी? तृषा उलझी नजरों से अन्विता को देखती रह गई। मुझे समझ नहीं आता कि हर समय मैं सबकी सहायता करने को तत्पर रहती हूँ, तब भी क्यों मैं चली जाती हूँ। वही काम दूसरे करते हैं तो वो गलत नहीं ठहराए जाते हैं, बल्कि सम्मानित होते हैं, परंतु मैं गुनहगार ठहरा दी जाती हूँ। अन्विता ने पलटकर उसके कंधों को पकड़कर रोक लिया। जानती हो, कील जब तक सीधी रहती सबके बहुत काम की होती है। कभी हथौड़ी की ठोकर खाकर दीवार में दफना दी जाती है और तब भी वो अपने से कई गुना अधिक वजन संभाले रहे। वही कील जब टेढ़ी हो जाती है ना, तब हथौड़ी लाख कोशिश कर ले परंतु उसको किसी भी जगह ठोक नहीं सकती। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तृषा की आंखों से में चमकती उजास अन्विता को सुकून से भर गई। हार्दिक बहुत सुंदर, हार्दिक बहुत सुंदर। ये संजीव आहूजा जी इस पे प्रकट करिए अपने। आदरणीय निवेदिता जी की कथाएं हमेशा ही आकर्षित करती हैं क्योंकि उनकी भाषा थोड़ी सी अलग अलंकृत सी होती है। पर इस कथा की गहराई को मैं कई बार पढ़ने के पश्चात भी शायद पूरी तरह से उतर नहीं पाया। फिर मैंने मंजू जी से भी बात करी। आपके कील के उदाहरण से समझ में आया कि सीधे साधे इंसान को हर कोई अपने मनमाफिक इस्तेमाल कर लेता है, जरूरत पड़ने पर बोझ से लाद भी देता है। पर आज के जमाने में थोड़ा टेढ़ा होना भी आवश्यक है। शायद जीवित रहने के लिए जरूर। पर मेरे मन में एक सवाल आया कि कील जब टेढ़ी हो जाती है, जब वो ठुकने के काबिल नहीं होती, तो उसे उपयोग योग्य न समझकर फेंक देते हैं, उसे अनावश्यक समझते हैं। तो क्या ये उदाहरण आपकी कथा पे सटीक बैठता है? बहुत सही सवाल, बहुत सही सवाल। जी, ये मैं इसमें थोड़ा सा उलझ करके रह गया और मैं इसको आपसे डिस्कस भी करना चाहता था। अगर समझ में आए सबको तो अभी कर ले या इसको अंत में रखा जाए इस बात को कि क्या ये उदाहरण यहाँ पे सटीक है? ये आचार्य जी बताएंगे कि अभी कर लिया जाए इस पर डिस्कस या बाद में करें। आचार्य जी आपका माइक बंद है। हमारे समझ में जो हमारी अनुशासन व्यवस्था है उसको अक्षुण्ण रखते हुए अब एक ही दो सोपान और रह गए हैं, माने कदम रह गए हैं, तो वो पूरे करके और फिर इसी विषय को उठाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारी परंपरा बनी रहेगी। नहीं तो इसी का उदाहरण दे करके लोग बीच में ही चर्चा शुरू कर देंगे, फिर समस्या आ जाएगी।
नीरज जी नमस्कार। बिल्कुल ठीक ठीक। नमस्कार नमस्कार। मैं अब अपर्णा गुप्ता जो हमारी इस समूह की संयोजक है, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। अपना माइक बेटे अब यहाँ से जाओ। मैं अपनी लघु कथा आप सभी के लिए समीक्षा के लिए रखती हूँ। वैसे मुझे कुछ डाउट था इसके लिए कि ये लघु कथा है कि नहीं है, लेकिन ये विषय ऐसा है कि मैं जब भी पढ़ती हूँ तो ये मुझे आकर्षित करता है, तो मैंने दोबारा इसको वो करके आप सबके सामने रख रही हूँ। बाकी विद्वजन बताएंगे इसके बारे में। मेरी लघु कथा का नाम है सोती सुंदरी। निद्रा की देवी आई और उस रूपसी से कहा, बेटी विचलित क्यों हो? इस अंधेरी रात में तुम क्यों जाग रही हो? बेटी शब्द सुनकर उसके आंखों में आंसू बहने लगे। विषाद की घनी छाया से मुख मलिन हो चला था। हे देवी माँ, आप कौन है? मैं निद्रा की देवी हूँ बेटी, तुम्हें सुलाने आई हूँ। आप यहाँ क्यों देवी? मेरे भाग में तो सोना ही नहीं लिखा है देवी, मुझे माफ करिए आप। आपकी बात मैं नहीं मान सकती देवी, मैं तो विरहिणी हूँ, विरह की आग में जलना है मुझे। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो, तुम तो बड़े भाग वाली हो। तुम्हें सुलाने के लिए ही तो तुम्हारे पति ने मुझे यहाँ भेजा है। क्या कहा आपने? उन्होंने आपको यहाँ भेजा है? पीले चंद्रमा पर पल भर को लगा सैकड़ों रश्मियां खिलखिला पड़ी। हाँ, वो चाहते हैं कि तुम मेरी गोद में चैन की नींद सो जाओ बेटी। फिर विषाद सघन हो चला। माता, मेरे पति अपना सुख वैभव त्याग कर चले गए हैं, मैं चैन की नींद सो जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर बेटी, तुम उनकी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे पति अपने बड़े भाई एवं भाभी की सेवा में तत्पर है। वो सोना भी नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि आप उनकी नींद ले लेंगी तो वो निश्चिंत होकर अपने बड़े भाई व भाभी की देखभाल कर सकेंगे। अरे अच्छा, मुझे माफ कर दीजिए माँ। आइए माँ, मैं आपके गोद में सोना चाहती हूँ। जी, संजीव आहूजा जी। बिल्कुल नया विषय है ये तो। विषय तो ये बहुत सवाल पुराना है। ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया था कि ये लघु कथा है कि नहीं है, है कि नहीं है। पर लिखा बहुत अच्छा है, लिखा आपने बहुत अच्छा है। और ये रामायण के उस स्त्री चरित्र से संबंधित है जिसके त्याग का महत्व ज्यादा पढ़ने को कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल। उर्मिला, उनकी पत्नी उर्मिला, जिसने त्याग तो बहुत बड़ा किया था, पर उसको कहीं विवरण नहीं है। आपने उसके विरह अग्नि में जल रही पत्नी के बारे में बहुत अच्छा विवरण दिया है। और पति के कर्तव्य पूर्ति के लिए निद्रा देवी की गोद में सोना भी उसने मंजूर कर लिया, केवल ये सोच के कि मेरे पति का कर्तव्य पूर्ण हो जाए। बहुत सुंदर चित्रांकन। पर लघु कथा तो ये है क्योंकि ये एक संदेश दे रही है कि पति के लिए आप त्याग, मतलब एक दूसरे के लिए आप त्याग कर सकते हैं, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, आप परिस्थिति हो या ना हो। लघु कथा की एक कसौटी ये होती है कि वो कुछ संदेश देना चाहिए। तो संदेश तो इसमें है कि पति हो या पत्नी आवश्यकता पड़ने पे निस्वार्थ अपना वो कर सकता है। तो बाकी तो अध्यक्ष जी के ऊपर मैं छोड़ूंगा इसको भी कि ये लघु कथा है कि, पर मेरे हिसाब से है, लघु कथा है, बनती है, इसलिए मैं तो बधाई दूंगा। अच्छी लघु कथा। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तो शायद मुझे लगता है कि सभी की हो गई है, तो अब संचालक जी की लघु कथा जी, मैं अपनी लघु कथा पढ़ती हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है क्षमता। भाभी, मैं शादी कर रहा हूँ, ऑफिस के साथ मैं 2 बच्चों को नहीं संभाल सकता, रज्जू फोन पर कह रहा था। 6 माह पूर्व ही रज्जू की पत्नी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और पूनम की स्मृति में वो दिन चलचित्र सा घूम गया जब 15 वर्ष पहले 5 वर्षीय सोमेश और 3 वर्षीय कोमल को उसकी गोद में छोड़
उसके पति 2 दिन के बुखार में अचानक चल बसे थे। एक प्राइवेट स्कूल में उसे नौकरी तो मिली, पर कम सैलरी और नौकरी के साथ बच्चों की परवरिश बहुत मुश्किल थी। 2 वर्ष किसी तरह बीते। इसी बीच उसके सौम्य आचरण और सादगी भरे व्यक्तित्व से प्रभावित उस स्कूल के मालिक ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। वो विधुर थे, उनकी 6 वर्ष की बेटी थी। स्कूल के सभी लोग इस प्रस्ताव पर बहुत खुश थे, पर तभी इसी देवर रज्जू और उसके ससुराल वालों ने इस बात पर हंगामा खड़ा कर दिया था। हार कर उसने विवाह का विचार ही त्याग दिया। स्कूल छोड़कर उसने घर में ही सिलाई बुनाई का काम शुरू किया और अब आज उसका अपना बुटीक है। हाँ, सही कहते हो, शादी तो करनी ही पड़ेगी। नौकरी के साथ बच्चे पालना, इतनी क्षमता पुरुष में कहाँ, कहकर उसने फोन काट दिया। धन्यवाद जी। अब आप बताइए। पुरुष है, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पुरुष और स्त्री के क्षमता में है। आपका माइक बंद है सर, आहूजा जी। आदरणीय मंजू सक्सेना जी की लघु कथा क्षमता, बहुत सही शीर्षक और बहुत सटीक पंच पंक्ति। इतनी क्षमता पुरुष में कहाँ। किसी ने सही कहा है, जातन लागे वातन जाने। जिस पर पढ़ती है और जब पढ़ती है वही समझ पाता है किन परिस्थितियों में कितना कष्ट होता है। दूसरे की व्यथा उस समय समझ पाना संभव ही नहीं होता। बहुधा लोग समझने का प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि ज्ञान देना जरूरी होता है कहीं कहीं पे। जब खुद पे कष्ट पड़ता है तो ज्ञान भूल जाते हैं, फिर सुविधा देखी जाती है किसमें सुविधा है। बहुत बहुत खूबसूरत लघु कथा, अपने मुद्दे को पूरी तरह से उभार के लाती हुई। और ऐसा होता है आजकल, लोग दूसरे को समझाते हैं, वही गलती खुद करते हैं। गलती क्या, सही चीज खुद करते हैं, पर सही करने के लिए दूसरे को रोक देते हैं। बहुत बढ़िया लघु कथा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपने अध्यक्ष आचार्य ओम नीरव जी से आग्रह करूंगी कि वो अब तो इतनी देर से मैं संजीव आहूजा जी संजीव आहूजा जी की समीक्षाएं सुनते सुनते मैं नहीं बल्कि सभी लोगों के दिल में बड़ा आकर्षण पैदा हो गया है और एक जिज्ञासा सी उभर रही होगी सबके मन में कि क्यों ना आहूजा जी से उनकी लघु कथा सुनी जाए। अगर आप सबकी सहमति हो तो एक बार तालियों से आप लोग स्वागत करें। बहुत सही, बहुत सही। स्वागत है आहूजा जी का, स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। मेरी एक ये बहुत पुरानी लिखी लघु कथा है, थोड़ी सी लंबी है, पर सुनिए। शीर्षक है मेरी लघु कथा का मसालदान। रोज की तरह आज भी दोनों बहुओं में होती तकरार धीरे धीरे बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। ऐसा नहीं कि उपाय नहीं था, पर जो था बाबा दादी को पसंद नहीं था। 3 पीढ़ी से जो कुनबा साथ रह रहा था, आज बंटवारा कैसे करें। मैं तो मायके जा रही हूं, अब जब ये अलग रहने का इंतजाम कर लेंगे तभी आऊंगी। ये आवाज छोटी बहू की थी। जाओ जाओ, जेब खर्च तक के पैसे तो भैया इनसे लेते हैं, अलग रहने का इंतजाम कैसे करें देखती हूँ। बड़बड़ाते हुए बड़ी बहू ने आग में घी डाला। भरे पूरे परिवार में एक एक करके सब भगवान को प्यारे हो गए थे। बचे थे सिर्फ बाबा दादी और इन 2 भाइयों का परिवार। प्यार सब एक दूसरे से बहुत करते थे, पर ये दोनों बहुएं हर वक्त लड़ती रहती थी। घर में अमन चैन बना रहे से ध्यान में रखकर अब बाबा दादी ने अपना मन मारकर एक कठोर फैसला ले लिया था, घर के 2 हिस्से करने का। पर यह निर्णय नहीं हो पा रहा था कि बाबा दादी किसके साथ रहेंगे। वो तो दोनों परिवारों को बहुत प्यारे थे। सच बात तो ये थी कि हर बात पर लड़ने वाली दोनों बहुएं को भी बाबा दादी से बेनतहा मोहब्बत थी।
दोनों उन्हें खुद से अलग करने की बात सोच भी नहीं सकती थी। छोटी बहू ने दादी से पूछा, दादी आप तो 7 देवरानी जेठानी थी, आप लोग में झगड़ा नहीं होता था? दादी ने प्यार से अपने पास बैठाकर दोनों बहुओं को समझाया, हम भी झगड़ते थे पर अलग होने की कभी न सोची। हमारी सास कहती थी, तुम सब तो मेरी रसोई के मसालदान जैसी हो, उसके हर मसाले की अपनी अहमियत होती है, वैसे ही तुम सबकी भी है। अगर सब्जी बननी है तो उसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, अमचूर, नमक सब कुछ पड़ेगा, तभी तो सब्जी स्वाद बनेगी। एक भी मसाले की कमी हुई तो स्वाद गड़बड़। वैसे ही परिवार के हर सदस्य की अपनी अहमियत है, बिना किसी के परिवार की खुशहाली पूर्ण नहीं होती। सब्जी में मिर्ची ज्यादा हो जाए तो क्या फेंक तो नहीं देते, सब उसको वैसे ही खाते हैं या कोई उपाय सोचते हैं कि वो कैसे सब ठीक ठाक हो जाए। वैसे ही परिवार में परेशानी हो तो उपाय साथ मिल बैठकर सोचो, घर छोड़कर भागते थोड़े ही है। दादी की बात खत्म होते होते छोटी बहू अपने बैग अटैची अपने कमरे में रखाई और बड़ी से बोली, दीदी आओ इसी बात पर हम दोनों मिलकर कुछ मसालेदार बनाते हैं। मेरे जैसी तीखी मिर्ची और आप जैसा खट्टा अमचूर। और दोनों ठहाका मार के हंसने लगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाकई मसाले बहुत उम्दा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शीर्षक क्या था, हम सुन नहीं पाए थे? मसालेदार। बहुत सही, यही मैं भी सोच रहा था। अब मैं अपने आचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी एक लघु कथा के साथ अध्यक्षीय उद्बोधन दे और हम लोगों की इस लघु कथा पर कुछ टिप्पणी करें। स्वागत है आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की गोष्ठी पर बोलने का बहुत मन हो रहा है, क्योंकि हृदय से बहुत ही मैं आनंदित अनुभव कर रहा हूं आज सभी रचनाओं को सुनकर। लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बाद में व्यक्त करूंगा। पहले लघु कथा पढ़ने का जो क्रम है उसमें मैं भी अपनी लघु कथा एक पढ़ लूं, उसके बाद में बात करूं। जी जी बिल्कुल, स्वागत है। और जहां पर सिद्धेश्वर जी और संजीव आहूजा जी जैसे समीक्षक और विश्लेषक उपस्थित हों, वहां पर लघु कथा पढ़ने के पहले कई बार सोचना पड़ता है। फिर भी मैं एक लघु कथा प्रस्तुत करना बहुत छोटी है, ये न सोचिएगा कि तनिक रुक के सुनना शुरू करेंगे, क्योंकि जब सुनना शुरू करेंगे वो खत्म तुरंत ही हो जाएगी। इसका शीर्षक है क्या लाभ। क्या लाभ। ऊंचे पुल से छलांग लगाती हुई युवती को पीछे से खींचते हुए युवक चिल्लाया, रुकिए रुकिए, नहीं मुझे नहीं जीना है, मत रोकिए मुझे, बस 1 मिनट। युवक ने मोबाइल का कैमरा खोला और वीडियो बनाते हुए युवती से बोला, चलो तो ठीक है अब नहीं रोकूंगा। युवती होठों ही होठों में बुदबुदाई, तब प्राण देने से क्या लाभ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे आज के समीक्षक जो हैं आहूजा जी, वो सर्वमान्य समीक्षक हैं, तो भले ही वो अध्यक्षीय पाठ हो, प्रस्तुतिकरण हो, लेकिन उनकी समीक्षा मैं समझता हूँ अनिवार्य है। मैं अपनी ओर से उन्हें आमंत्रित करता हूँ अपनी इस प्रस्तुति पर उनकी समीक्षा सुनने के लिए। आहूजा जी, आपकी कथा की
समीक्षा मैं क्या करूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका अधिकार है। आप आज सर्वमान्य समीक्षक हैं। स्वागत। प्रतिक्रिया दें अपनी। आदरणीय। बहुत बहुत खूबसूरत लघु कथा। खूबसूरत क्या मैं कहूंगा, वास्तविकता में लघु कथा जो छोटे में बहुत कुछ कह गई। क्योंकि हम लोग लिखते हैं तो हम लोग को भूमिका कुछ ना कुछ बनाने की जरूरत पड़ती है। आपने बिना भूमिका, बिना किसी के एकदम सटीक लघु कथा कही, जो कि चंद लाइनों में ही सब कुछ व्यक्त कर गई। हम लोगों को इससे सीखना चाहिए कि हम लोग भी काट कर छाट करके इस तरह की लघु कथा लिख सकते हैं। बहुत बेहतरीन। बहुत 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 धन्यवाद आपका। और आदरणीय सिद्धेश्वर जी की प्रतिक्रिया मिल जाए तो और अच्छा लगेगा मुझे। आदरणीय सिद्धेश्वर जी। सिद्धेश्वर जी आपका माइक बंद है। सिद्धेश्वर जी सोच रहा हूँ कि अब तो हमें कुछ देर के लिए विश्राम मिल गया। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत मैं सोच ही रहा था कि आप सब आप पर क्या बोला जाए। इतनी बढ़िया लघु कथा आपने जो प्रस्तुत किया है। असली बात है कि लघु कथा का मतलब ही होता है कि कम से कम शब्दों में हम जितनी बातों को अभिव्यक्त कर सके, बढ़िया तरीके से सारी बातों को समेट सके। और इस मायने से लघु कथा के सारे मापदंड आपकी लघु कथाओं में बिल्कुल फिट बैठता है। उसको कहीं से काटा नहीं सकता, चाहे शीर्षक की बात हो, चाहे कथा वस्तु की बात हो, चाहे लघु कथा का जो अंत होता है। लघु कथा का अंत भी आपने संवाद से किया है, जो लघु कथा को बहुत प्रभावकारी बनाता है। इस मायने से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ आपकी लघु कथा से। और बहुत इससे बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका। तो आज जो आदि से अंत तक लघु कथाएं सुनने को मिली, समीक्षक आदरणीय संजीव आहूजा जी के समीक्षकत्व में, आदरणीय मंजू सक्सेना जी के संचालन में, निवेदिता निवी जी के स्वागत उपक्रम में, और अपर्णा जी के प्रतीक्षित आभार प्रदर्शन में मुझे कहने में बड़ी देर लगी। और इसके साथ साथ जो आज के लघु कथाकार हैं, जिनके नाम लिए उनके अतिरिक्त नीता शर्मा जी, सुधा आदेश जी, जिज्ञासा सिंह जी, अनीता रश्मि जी, सिद्धेश्वर जी, रत्ना बाफुली जी, रश्मि लहर जी, विजय कुमारी मौर्य विजय जी, सुषमा सिन्हा जी, कृष्णा मिश्रा जी और नलिनी श्रीवास्तव जी, आप सबकी कथाओं ने आज के इस आयोजन को जो उत्कर्ष प्रदान किया है, मैं ये कह सकता हूं कि देश में या पूरे विश्व में चलने वाली लघु कथा के जितने मंच हैं, उन मंचों में अगर मूल्यांकन किया जाए तो ऊपर के जो श्रेष्ठतम मंच होंगे, कम से कम 3 मंच, उनमें से एक मंच हमारा ये अखिल भारतीय लघु कथा कक्ष सिद्ध हुआ है आज के। मैं इसके लिए आप सबको बहुत इसके लिए मंजू सक्सेना बधाई के पात्र है, जो बहुत ही सक्रियता से चला। इसके लिए एक बार सबकी तालियां भी होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए उत्तरदायी मैं सभी को मानता हूं, जितने भी लघु कथाकार हैं, संयोजन, संचालन, समीक्षा कार्य और अप्रत्यक्ष रूप से जिनका सहयोग रहता है, मैं सभी को उत्तरदायी मानता हूं, सबको बधाई देता हूं। और मैं सच बता रहा हूं, आज मैं हृदय से बहुत आनंदित हूं, क्योंकि कोई लघु कथा ऐसी नहीं थी जिसको हल्का कहा जा सके।
सभी स्तरीय लघु कथाएं थी, प्रभावशाली। कुछ बातों पर मैं केवल ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे रत्ना बापुली जी हैं, इनके वक्तव्य से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ और मुझे आत्मतुष्टि हुई कि कम से कम मेरी बात का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है कि उन्होंने अपनी रचना पढ़ने के पहले ही कह दिया कि मोबाइल से मैंने ये कार्य किया है, इसलिए कामा फुल स्टॉप वगैरह में गड़बड़ है, तो इस पे ध्यान न दीजिएगा और कविता तो लघु कथा सुनिएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तनी पर हमारे रचनाकार अब कितना अधिक ध्यान देने लगे हैं, यह बापुली जी के इस वक्तव्य से लक्षित हुआ। मैं उनको बधाई देता हूं और इस बात के लिए भी कि अब वर्तनी की ओर सबका ध्यान बहुत आकर्षित। वैसे मैंने आपकी लघु कथा पढ़ने के बाद मन में ये प्रतिक्रिया बना ली थी कि आपको मैं कहूंगा कि इसमें इन्वर्टेड कामाज यानी उद्धरण चिन्ह वगैरह लगने चाहिए, लेकिन जब आपने स्वयं ये कहा तो ये लगा कि इतनी जागरूकता पैदा हो गई है वर्तनी के बारे में, ये सराहनीय। सिद्धेश्वर जी की लघु कथा तो अनुकरणीय होती ही है, लेकिन उनके शीर्षक पर जो टिप्पणी हमारे आहूजा जी ने की, उसी के संदर्भ में मैं एक सिर्फ प्रस्ताव रख रहा हूं। सुझाव तो नहीं कहेंगे, प्रस्ताव, कि इसका शीर्षक देखें, आपकी ही रचना से निकलता है, हाथी के दांत। बेटी बेटी एक समान, एक नारा जैसा लगता है, आजकल बोला जाता है, और हाथी के दांत जो है विचारोत्तेजक थोड़ा लगेगा, विचार करके देखिएगा। सुझाव। सही बात कहा, सही कहा। धन्यवाद। मन में आया उसी समय था, तो मैंने कहा आप तक मंच से ही भेज दे, नहीं तो बाद में संदेश भेजते आपको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा। अनीता रश्मि जी ने जो अपना शीर्षक रखा है आस्था, मैं उन्हीं की लघु कथा में से निकाल के एक शीर्षक उन्हें सुझाव के रूप में देना चाहता हूं, विश्वास का गिरवा। आस्था के स्थान पर वो विश्वास का गिरवा शीर्षक करके देखें कैसा लगता है। अपर्णा गुप्ता जी ने जो रचना प्रस्तुत की, वो तो आहूजा जी की दृष्टि में भी चर्चा का विषय थी, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि नए नए प्रयोगों के लिए अवसर खुला रहना चाहिए, लेकिन लघु कथा के जो मानक हैं उनका जब हम अतिक्रमण करें और अतिक्रमण करके कोई प्रयोग करें, तो रचनाकार के मन में, किसी का वो माइक खुला हुआ है तो आवाज आ रही कान में बराबर। रत्ना जी अपना माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। हाँ, कहीं से आवाज आ रही तो बोलने में दिक्कत। रत्ना जी की आ रही है। तो जब हम कोई प्रयोग करें जो सामान्य रूप से मानक लघु कथा के माने गए हैं, लक्षण है जिनके बारे में हमने एक लेख भी डाल रखा है, तो उनका उल्लंघन करके भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब प्रयोग करें तो प्रयोगकर्ता को यह भान होना चाहिए कि हम उस लक्षण का अतिक्रमण करके ये नया प्रयोग कर रहे हैं। अगर उनसे चूक से, गलती से या अवसादवश, जिसे कहेंगे लापरवाही में उल्लंघन हो जाए, तो उसको प्रयोग नहीं मानना चाहिए। ये मेरा अपना सुझाव है। अब ये स्वयं अपर्णा जी निर्णय करें तो ज्यादा अच्छा होगा कि उन्होंने कोई प्रयोग किया है या जो कुशाग्रता, जो मारकता होती है लघु कथा की, उसकी ओर उनका ध्यान नहीं रहा। ये स्वयं वो निर्णय करें। और उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था, निंद्रा। निंद्रा शब्द नहीं है, निद्रा शब्द है, इसको आप सुधार लेंगे। निवेता जी की रचनाओं में प्रतीक विधान सदैव
एक उत्कर्ष के रूप में आता है। इस बार भी उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है, लेकिन प्रतीक में क्या होता है कि जो कहना होता है उसको प्रस्तुत नहीं किया जाता है, प्रस्तुत जो किया जाता है वो कुछ और होता है, और उसके माध्यम से जो प्रस्तुत नहीं किया गया है वो ध्वनित हो जाता है, वो पाठक तक पहुंच जाता है। तो दो चीजें होती हैं, प्रस्तुत और अप्रस्तुत। अप्रस्तुत हमारा लक्ष्य होता है और प्रस्तुत उसका माध्यम होता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अप्रस्तुत कहीं अप्रस्तुत ही न रह जाए, वो ध्वनित अवश्य हो जाए और अच्छी प्रकार से ध्वनित होके पाठक तक पहुंच जाए। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो ये स्वयं उनके निर्णय करने का विषय है। और आज की संचालक आदरणीय मंजू सक्सेना जी की लघु कथा बहुत सुंदर, लेकिन वही बात है कि अगर हम किसी मानक का उल्लंघन करते हैं तो ये देखने की आवश्यकता है क्या अनायास ही उल्लंघन हो गया है बिना जाने, या हमने जानबूझ के प्रयोग किया है। इस दृष्टि से आप अपनी लघु कथा को देखिएगा तो उसमें कालखंड का उल्लंघन बहुत खुला हुआ भरपूर मात्रा में हुआ है। अगर अनजाने में हुआ है तो उचित है कि उसमें पूर्व दीप्ति का प्रयोग करके, फ्लैशबैक का प्रयोग करके सारी बातें वर्तमान से जोड़ के कही जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें कई कालखंड आ जाते हैं, आप स्वयं देखिए। और अगर ऐसा कोई प्रयोग किया है तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम नए प्रयोग का सदैव स्वागत करने के पक्ष में रहते हैं। ये भी निर्णय आदरणीय मंजू जी को ही करना है। बहुत सही बात कहा, बहुत सही बात कहा, ये बात बहुत सही है। धन्यवाद। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो कुछ मन में आए उसको अपने परिवार में कह देना चाहिए, क्योंकि जब परिवार में लोग मन में बातें रख लेते हैं और चुप्पी साध लेते हैं, मौन साध लेते हैं, तो परस्पर सौहार्द कहीं न कहीं बाधित हो जाता है। इसलिए भले ही हम को आपने अध्यक्ष का सम्मान दिया है, लेकिन हम सबको समान मानते हैं। परिवार के सभी सदस्य हमारे लघु कथा कक्ष के एक समान, सबका बराबर अधिकार है अपने मन की बात कहने। तो वैसे ही मैंने अपने मन की बात कह दी है, और जो लघु कथा के मानक हैं उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक लेख अपना डाल रखा है, मैं उसको फिर से कॉपी पेस्ट कर दूंगा ताकि वो पीछे से आगे आ जाए। व्हाट्सएप में ये कमी होती है कि जो चीज पीछे चली जाती, स्क्रॉल करके आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता। वो नितांत मेरा अपना लेख नहीं है। मैंने लघु कथाकार जो हैं या लघु कथा के जो विचारक हैं, समीक्षक हैं, उनसे जो ग्रहण किया है वो एक तरीके से मैंने उसको संकलित कर दिया है, संकलन है वो। तो उसमें आपको अधिकतर तत्वों के बारे में मिल जाएगा, उसको पढ़ते रहें। मेरा विश्वास है कि मंजू सक्सेना जी के संचालन में यह लघु कथा कक्ष का कार्यक्रम इसी प्रकार उत्तरोत्तर ऊंचाई को छूता रहेगा। हमें आप सभी का समीक्षकों और कथा और लघु कथाकारों, रचनाकारों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा, और मुझे भी आप सबका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार हम अपने लघु कथा कक्ष को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस शुभकामना के साथ मैं आज के इस सफलतम आयोजन के लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट आचार्य जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी आचार्य जी,
आपने जो मंजू सक्सेना जी की कथा के लिए कहा, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है, पूनम की स्मृति में वह दिन चलचित्र सा घूम गया जब 15 वर्ष पहले 5 वर्षीय सुमेश और 3 वर्षीय कोमल को गोद में छोड़कर उनके पति 2 दिन की बुखार में अचानक चल बसे थे। उन्होंने फ्लैशबैक में ही सारी बात कही है, वहां कालखंड दोष नहीं आता मेरे विचार से। एक बार देखिए आप उसको। मैं आभारी हूँ संजीव आहूजा जी का कि मेरे सुनने में वो पंक्ति कहीं से निकल गई और मैं उसको नहीं समझ पाया। तो मैं जैसा चाहता था ठीक वैसा ही उन्होंने किया है। वैसा ही किया हुआ है। हाँ, मैं अपनी टिप्पणी में सुधार करके उनको धन्यवाद देता हूँ, आहूजा जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मंजू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। देखिए, ये मंजू जी की सौम्यता है और अपना एक तरीके से कहें बड़प्पन है, सदाशयता है कि इस बात को उन्होंने स्वयं नहीं इंगित किया जबकि वो कर सकती थी। सोचा कि चलिए अध्यक्षीय पद का सम्मान तो करना ही चाहिए, इसलिए कुछ न बोले, लेकिन आहूजा जी ने वास्तविकता को सामने रख दिया। मैं उस अंश को पता नहीं क्यों मैं सुन नहीं पाया, कुछ व्यवधान हो गया और वही आपने किया है जो मैं चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये सोच रही थी कि शायद मेरी कहीं गलती है, तो मैं फोन पे बाद में आपसे बात करूंगी, इसको डिस्कस करूंगी कहाँ पर गलती है ये। मैं पूर्व दीप्ति की सलाह दे रहा था और पूर्व दीप्ति का प्रयोग आप उसमें पहले ही कर चुकी। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत आभार दीदी, सर बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। लोगों के सामने बहुत अच्छा लगता है, सुनना भी समझना भी। आज की गोष्ठी बहुत सफल रही, सबकी लघु कथाएं। अब अपर्णा गुप्ता से आग्रह करूंगी कि वो हमारे आचार्य जी अध्यक्ष को और समीक्षक जी को और सभी हमारे सहयोगियों को धन्यवाद देकर फिर इस गोष्ठी को विराम देंगे हम लोग। और कोई इसकी एक फोटो ले लीजिएगा मेरा, क्योंकि इस लैपटॉप पे है मोबाइल से, ताकि न्यूज के लिए जा सके। अपर्णा गुप्ता। धन्यवाद मंजू जी। और मैं अपने सभी लघु कथाकार साथियों का, आचार्य जी का, सिद्धेश्वर जी का और संजीव जी का, जिन्होंने एक समीक्षक की भूमिका निभाई, और अध्यक्ष जी ने उसको और बड़े रूप में समझाया। सभी को, मतलब जितने भी यहाँ पर उपस्थित लघु कथाकार साथी हैं, सबको आज की गोष्ठी को सफल बनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत अभिनंदन। ये एक परंपरा है जो चलती रहनी चाहिए और हमारी गोष्ठी हमेशा जो है बहुत ही अच्छी जा रही है। हर बार हमारी गोष्ठी में हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, नई नई लघु कथाएं लिखी जा रही हैं और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारी गोष्ठी हमेशा होती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ का नाम हो रहा है और हम सब चाहते हैं कि लखनऊ में रहने वाले जितने भी लघु कथाकार हैं और सभी समीक्षक, आदरणीय आचार्य जी, सिद्धेश्वर जी जो आते हैं इतनी दूर से, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद आज की गोष्ठी को सफल बनाने के लिए। लेकिन एक अभी नेताजी के वो रह गई है जिसके ऊपर समीक्षा होनी थी, अगर कुछ बाकी हो तो। उनकी कथा में कोई वो रह गया था ना, निवेदिता जी की कथा पे कुछ बात होनी थी। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, फिर हम लोग